Hello everyone, Jai Hind to all. Welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. आई होप सब अच्छा कर रहे हैं भाई, है ना। प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकेट एंड सीडीएस सीएपीएफ जो भी आपके नेक्स्ट ईयर में एग्जाम्स आने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि एफकेट का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका आपका, है ना। एंड सीडीएस एनडीए का भी जल्दी निकल जाएगा आपका। एंड सीएपीएफ आपको पता ही है भाई, वही आपका अगस्त के अंदर एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है। तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं वो इन एग्जाम्स को टारगेट करते ही हैं, है ना। ऑब्वियसली मैं भी करता था भाई, मैं आज भी करता हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम तो देता ही हूँ मैं। ठीक है जी। अब देखिए, जब अपन एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आज के टाइम में एनडीए देखो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, रीजन है उसका। जो आपका सीडीएस है भाई, एक मिनट, जो आपका सीडीएस है और जो आपका सीएपीएफ है ना, ये दो एग्जाम्स की आज मैं बात करने वाला हूँ। ये दो एग्जाम के अंदर रिसेंटली आपके रिसेंट के 4-5 ईयर्स की बात करें तो आपकी इकोनॉमिक्स की वेटेज बहुत बड़ी है, स्पेशली सीडीएस में, है ना। क्योंकि सीएपीएफ में तो पहले भी आपके पूछता था, बट सीडीएस में काफी बड़ी है। ऑलमोस्ट आपके पॉलिटी को क्या कर लिया भाई, इसने कवर कर लिया है, कवर इन द सेंस की रिप्लेस कर लिया है। ठीक है ना। तो वही चीज है भाई, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखो, मैं इकोनॉमिक्स के भी एक हाई यील्ड आपकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको हाई यील्ड टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भाई क्या है, आपका इन्फ्लेशन है। देखो, सीड आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन है उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं। मतलब पूछे जाते हैं बट बहुत कम पूछे जाते हैं। एनडीए के लिए आप देख सकते हो, बट कम चांस है कि एनडीए के अंदर पूछा जाए। बाकी यार यूपीएससी का दिमाग का कुछ पता नहीं है कब पूछ ले, ठीक है ना। देखो, इकोनॉमिक्स एनडीए में भी आती है बट इतनी ज्यादा नहीं आती है जितनी आपकी सीडीएस सीएपीएफ में आती है। ओके। तो देखिए, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई किसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट में वो सारे पीवाईक्यू भी आपको करवाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप कोई सा भी पीवाईक्यू लगा के देख लेना, इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। आप हर जगह पढ़ते हो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, बट आपको मोस्टली जगह यार समझ में नहीं आता है। इन द सेंस कि जहाँ पे आप डिफेंस का प्रिपरेशन करते हो वहां पे समझ में नहीं आता है। बाकी यार पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके इकोनॉमिक्स को भी। ठीक है जी। तो मैं आपको आज इन्फ्लेशन पढ़ाने वाला हूँ भाई। इन्फ्लेशन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सीडीएस के अंदर ना कुछ कुछ ऐसा सीन हुआ है कि लाइक सीडीएस 1 2023 हो गया, आपका सीडीएस 2 2023 हो गया। यहाँ पे आपके तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ गए सिर्फ इस एक टॉपिक से। आप सोच के देखो, तीन क्वेश्चन एक टॉपिक से कितने ज्यादा है। इसलिए क्या हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ठीक है जी। अभी एज यू ऑल नो कि जनवरी फरवरी में आपके क्या आ जाएगी भाई, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगी। उसके बाद में ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ना ये जो आपके फर्स्ट वाली साइकिल होता है इसमें हाई चांस रहता है आपके पूछने के लिए। ओके। तो चलिए, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा एंड आपको मजा आ जाएगा। बस क्लास को एंड तक देखना एंड जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करना खुद से सोल्व करने की। अभी चीजों को बस समझना। देखो, इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट लर्निंग द कंसेप्ट रेदर देन लर्निंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स भी लर्न करने होते हैं, वो करंट से करने होते हैं, बट ज्यादा ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आप समझते कितना हो, है ना। ये ऐसे ही मान लो साइंस के जैसे है, साइंस में आपको समझना होता है वैसे ही यहाँ पे समझना होता है। जबकि ज्योग्राफी वगैरह में समझना आपका कम होता है, ज्यादा आपका लर्निंग होता है ना। अब रिवर्स है तो रिवर्स है, लेक्स है तो लेक्स है भाई। वही चीज यहाँ पे नहीं है, वहां यहाँ पे क्या आपका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ज्योग्राफी का ऑलरेडी चल ही रहा है भाई, इंग्लिश की मैंने चला दी, अब आपकी इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट हो गई है। ओके। एंड जल्दी मैं आपकी साइंस की भी स्टार्ट कर दूंगा। पता है जब साइंस करेंगे तब तो ब्लास्ट करेंगे ही अपन। ओके। तो आज अपन पढ़ेंगे भाई इन्फ्लेशन के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में आपके पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले मतलब समझते हैं कि भाई आपके इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। सबसे बड़ा डाउट तो यही है। और इसके लिए मैं आपका क्या लेके आया हूं भाई, आपका एक फेवरेट एग्जांपल लेके आया हूं। देखो, मैं आपको पहले लोकल लेवल पे कोई चीज समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको इन्फ्लेशन में क्लैरिटी मिल जाए। ठीक। अब इनको तो आप सब जानते हैं भाई, आपके इच्छाधारी भैया, क्या नाम है इनका, डोली जी। जानते हो ना भाई, डोली जी को सब जानते हो, डोली भैया को। अब देखिए, ये डोली भैया है, ये डोली भैया क्या बनाते थे भाई, चाय बनाते थे। ये आपका सीन समझो कब का है, ये सीन तब का है जब ये बिल गेट से नहीं मिले थे, है ना। अब तब ये क्या करते थे भाई, चाय बेचते थे। अब सपोज करो ये दिन में उस टाइम कितनी चाय बेच देते थे, 10 चाय बेच देते थे, है ना। 10 चाय बेच देते थे, है ना। हर एक चाय का आपका 10 रुपए कमाते थे, तो टोटल कितना अर्न कर लेते थे, आप बोलोगे सर 100 रुपीज अर्न कर लेता था।
अब इस टाइम देखो डोली को इतना कोई जानता नहीं है, और भाई ये ऐसे मतलब जीव वगैरह निकाल के ऐसे चाय बनाएगा तो कौन पीना चाहेगा, है ना। और जो पीना चाहेंगे वो पियेंगे भाई, ठीक है ना। ओके, अदरवाइज कौन पीना चाहेगा। ओके, फिर आपकी किसकी एंट्री हुई भाई, फिर आपकी एंट्री हुई बिल गेट्स भैया की, बिल गेट्स चचा की, ठीक है ना, भैया नहीं है चाचा है, ठीक। बिल गेट्स चचा की आपकी एंट्री हुई, और इन्होंने क्या कर दिया भाई, इनकी चाय वगैरह टेस्ट की और इन्होंने कहा बहुत गर्म है, गर्म है। उसके बाद में चाय क्या हो गई आपकी, फेमस हो गई। अब फेमस होने के बाद में इसकी डिमांड क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई, है ना। इसकी क्या हो गई भाई, डिमांड इंक्रीज हो गई। भाई इतना बड़ा आदमी मिलेगा तो किसी की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ना। ओके, अब डिमांड इंक्रीज हो गई तो लोग भी यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गए, लोग भी क्या हो गए भाई, इंक्रीज हो गए, ठीक। अब ये देखो सप्लाई कितना करता था, चाय कितना सप्लाई करता था एक दिन में, चाय सप्लाई करता था 10 ही। बट अब सपोज करो लोग आ गए हैं भाई एक दिन में 100 लोग, एक दिन में 100 लोग आ गए, मतलब डिमांड क्या हो चुकी है भाई, इंक्रीज हो चुकी है। डिमांड क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। बट ये सप्लाई तो कितनी करता है भाई, 10 ही करता है ना। 10 से ज्यादा 20 कर देगा भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा 20 बना देगा चाहे। अब ये क्या करेगा भाई, इतने लोग आ रहे हैं, इसको मुनाफा तो कमाना होगा ना, ये क्या करेगा, इसका रेट हाई कर देगा, क्योंकि डिमांड क्या है भाई, हाई है। डिमांड क्या कर रही है आपकी, सप्लाई को आउटवे कर रही है ना, डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा है। ये जो सिचुएशन बन जाती है जिसमें आपकी चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ आया भाई इन्फ्लेशन क्या है। चलो एक और बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ जो सब लोग यूज करते हैं, है ना। अच्छा, प्याज तो भाई सबने खाया होगा, प्याज तो सबने खाया होगा, प्याज मतलब आपका ऑनियन, ऑनियन तो सबने खाया होगा। अब देखिए ऑनियन का क्या सीन है भाई, ऑनियन की कभी कभी क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है ना। अब जैसे देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो आपकी, ये मैंने एक स्केल बनाई, सपोज करो, ठीक, ये स्केल बनाई। ओके, यहाँ पे मान लो आपकी प्रोडक्शन होती है, ये टोटल एट मैक्सिमम प्रोडक्शन मान लो कितनी होती है, 100 kg प्रोडक्शन होती है किसकी, ऑनियन की। ओके, अब 100 kg प्रोडक्शन होती है, सपोज करो फसल हो गई भाई खराब, और प्रोडक्शन कितनी हुई, सिर्फ 20 kg हुई। और पहले इसको खरीदने वाले कितने थे, 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग इसको खरीदने वाले थे, मतलब एक आदमी एक प्याज लेकर ले जाता था। अब भाई फसल खराब हो गई है, 20 ही किलो है, तो क्या किया जाएगा, 100 लोग तो अभी भी डिमांड करेंगे ना। अब क्या किया जाएगा भाई, इस फसल की प्राइस क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगेन देखो डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई क्या है भाई, कम है। जब भी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होगी उस टाइम आपका क्या हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएगी, जो चीजें महंगी हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ आई भाई इन्फ्लेशन क्या होता है सभी को। आई होप सभी को क्लियर होगा कि भाई इन्फ्लेशन क्या है ना। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लो भाई। इन्फ्लेशन होता है आपका राइज इन दी जनरल प्राइस level of rise in the general price level of the prices of goods and services in an economy over a period of time। ये इसकी क्या भाई डेफिनेशन है, ठीक। वही डिफ्लेशन क्या होता है भाई, डिफ्लेशन एकदम आपका अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। अगर सपोज करो इसी सिचुएशन में, ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, इसी सिचुएशन में मान लो ऐसा सीन होता कि आपके 100 किलो की जगह 200 किलो प्याज आपका क्या हो जाता है इस बार, ज्यादा मतलब प्याज आपकी उग जाता। अब लोग तो भाई 100 ही है खरीदने वाले। अब इस केस में देखो आपकी क्या है भाई, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है, बट डिमांड रिलेटिवली क्या है भाई, कम ही है, 100 ही लोग है खरीदने वाले। पहले देखो 100 को 100 खरीदने वाले थे, अब 200 को 100 ही है लोग खरीदने वाले। डिमांड क्या है भाई, आपकी कम है। तो इस सिचुएशन में आपकी क्या हो जाता है भाई, ये सस्ता हो जाता है, और ये जो सस्ता हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भाई अंतर समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया भाई, डिफरेंस क्या है। अब चलो एक और बात पढ़ते हैं, है ना। ये तो हो गई अपनी बेसिक चीजें, ये तो क्या हो गई भाई, बेसिक चीजें हो गई। अब अपन अपने लेवल पे समझते हैं चीजों को, ठीक। अपने लेवल पे मतलब जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो आपके ना, इंडिया है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, है ना, इंडिया है। अब आपके ऑल ओवर इंडिया में अगर आपके एक जो इकोनॉमिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका नाम है जॉन मैनेट केनिस। आप काफी बार इकोनॉमिक्स में इनका नाम सुनोगे। इनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने क्या कहा भाई, कि मान लो कोई आपकी कंट्री है
उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है ना। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या कर रही है भाई, काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब काम कर रही है, सपोज करो फुल एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने टोटल कितना पैदा किया आपका प्याज, टोटल पैदा आपके कितना हुआ, 100 kg हुई पैदा, मतलब इतना आपका उपज हुई, ठीक है ना, 100 kg। ये जो आपका टोटल प्याज उगता है, ये जो टोटल प्याज उगता है, इसको इन्होंने क्या बोला, इसको बोला भाई एग्रीगेट सप्लाई। इसको क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई, कि ये भाई आपकी टोटल सप्लाई होगी अगर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या कर रही है, कंट्री काम कर रही है, ठीक। अब ये जो 100 kg सप्लाई हुई है, इसका जो प्राइस होगा ना, इसको जिस प्राइस पे बेचोगे, है ना, और इसको मान लो खरीदने वाले भी क्या आपके टोटल 100 है, इसकी डिमांड करने वाले भी टोटल क्या है भाई आपके 100 है, डिमांड करने वाले भी क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड वाले भी कितने हैं, 100 है, एग्रीगेट डिमांड वाले भी क्या है भाई, 100, ठीक। तो इस सिचुएशन में जो प्राइस होगी ना फसल की, उस प्राइस को क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है आपका जनरल प्राइस लेवल। इसको क्या कहा जाता है, जनरल प्राइस लेवल। समझ में आया ना भाई, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मतलब जब आपका 100 चीज मिल रही है, 100 चीज आपकी उपज हो रही है और 100 चीज ही उसको आपके खरीदने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपका जो प्राइस होता है, जो मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, इस प्राइस को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, है ना, जो क्या होता है आपके इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, इसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ओके, अगर इससे थोड़ी सी भी डिमांड ज्यादा हुई तो आपका क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और अगर इससे डिमांड कम हुई तो आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। ये आपकी एक बुकिश लैंग्वेज में क्या है भाई, डेफिनेशन है, समझ गए। अब सपोज करो यहां पे क्या हो गई, आपकी डिमांड ज्यादा हो गई, यहां पे सपोज करो क्या हो गई भाई, डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड इतनी हो गई, है ना, ये एक्स्ट्रा आ गई। अब ये एक्स्ट्रा किसी भी रीजन से आ सकती है भाई, है ना, डिमांड एक्स्ट्रा किसी भी रीजन से आ सकती है। सपोज करो एक्सपोर्ट बढ़ गई आपकी, है ना, कंजप्शन लोगों की ज्यादा बढ़ गई, तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड आती है, ये जो गैप आता है, इस गैप को कहते हैं भाई इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, जो मतलब इन्फ्लेशन दिखा रहा है। अगर ये कम होती भाई, सपोज करो आपकी इतनी होती, अगर ये सपोज करो आपकी कम होती, इतनी होती भाई, इतनी, ठीक, तो ये जो गैप आ गया, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। मतलब आपकी सप्लाई तो पूरी है बट डिमांड उतनी नहीं है, तो उस टाइम आपका क्या बन जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है, ये होता कितना है, ये भी आपकी क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होता है आपकी टोटल कंजप्शन, जितनी आपके लोगों की कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट, जो भी लोग या फिर गवर्नमेंट आपकी जो इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट परचेजेस, जितना आपका गवर्नमेंट परचेज कर रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, माइनस क्या करेंगे, इंपोर्ट। नहीं समझ में आया, चलो अभी बताता हूं इसका, इसका अभी आपको बताता हूं। यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखिए, यहां पे आपको समझ में आएगा। ओके, अब एक बार देखो सारी चीजें वापस रिकॉल करवाता हूँ, है ना, बुकिश लैंग्वेज में जो आपके बोला गया। अब सपोज करो आपकी कोई इकोनॉमी है, वो फुल स्केल पे क्या कर रही है भाई, काम कर रही है। सपोज करो उसने टोटल आपका प्रोडक्शन कितना किया, 100 किलोग्राम किया। अपन बस ये यूनिट ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है जी। ये आपकी कब हुई, ये हो गई भाई एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या हो गई, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब इसको डिमांड, डिमांड करने वाला भी होगा भाई कोई ना कोई, इसको डिमांड करने वाला भी होगा, किसी ना किसी की डिमांड होगी, मतलब इसको कोई खरीदने वाला भी होगा। अब उसको आपके कैसे डिफाइन किया गया है, देखो आपके खरीदने वाला कौन होगा, आपके खरीदने वाला कौन होगा, खरीदने देखो किस किस पे डिपेंड करेगा। एक तो आपके देखो कंट्री के कंजप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, कंजप्शन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पे करेगा। सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी और स्कीम के अंडर क्या कर रहा है, आपके सेल कर रहा है, तो वो भी आपका क्या हो गई, डिमांड हो गई, है ना। सपोज करो गवर्नमेंट परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट एमएसपी के अंडर आपकी परचेज करती है ना चीजें, तो मान लो गवर्नमेंट परचेज कर रही है, तो गवर्नमेंट परचेज से भी आपका क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। अगर सपोज करो आपकी कंट्री क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है तो बाहर क्या हो रही है भाई, डिमांड हो रही है। बट अगर इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट उसको अपन नहीं लेते हैं, उसको क्या करते हैं भाई, माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट में तो क्या कर रहे हैं अपन, बाहर से मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट इसमें अपन कंसिडर नहीं करते। तो ये जो आपका टोटल डिमांड होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपन एग्रीगेट डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड।
जब आपकी 100 केजी की प्रोडक्शन हो रही है और 100 केजी की आपकी डिमांड है, तो इस सिचुएशन में जो इसकी प्राइस होगी, इस प्राइस को अपन क्या कहते हैं, इसी प्राइस को अपन कहते हैं भाई आपके जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल समझ में आ गया ना भाई? सिंपल चीज है, सिंपल। ठीक है जी, ओके। अगर ये जो डिमांड आपकी थोड़ी भी बढ़ी तो भाई क्या बन जाएगा, अगर थोड़ी भी डिमांड और बढ़ी तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। और अगर ये कम हुई तो भाई इसको क्या कहेंगे अपन, डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। अब ये ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि भाई जब आपकी डिमांड बढ़ती है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब डिमांड आपकी कम हो जाती है सप्लाई से तो आपकी क्या हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाता है। अब इसके रीजंस क्या है भाई, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता क्या है, इसका रीजन क्या है, ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है, तो आपको रीजंस पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भाई पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो अभी देखो रीजंस क्या क्या भाई, रीजंस यहाँ पे देखो क्या क्या आपके, देखो रीजंस की बात करें इन्फ्लेशन के, देखो रीजन क्या है, देखो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा एक रीजन है भाई मनी सप्लाई। सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका, मनी सप्लाई। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना भाई, ज्यादा कैश आ जाता है आपके, तब लोग क्या करने लगते हैं, आपके उड़ाने लगते हैं पैसे, और उड़ाने लगते हैं तब आपके पास, लोगों के पास क्या आ जाती है, परचेजिंग पावर ज्यादा आ जाती है, वो ज्यादा खरीदने लगते हैं, खरीदने लगते हैं तो चीजें अपने आप क्या होने लगती है भाई, महंगी होने लगती है। ठीक है ना? तो सबसे पहला रीजन है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, लोगों के बीच में पैसा पहुंचने लगा, तो आपका इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये मनी सप्लाई कैसे कैसे बढ़ सकता है, देखो वैसे तो ना आपकी बैंकिंग से रिलेटेड भी अपन मनी एंड बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं इसके अंदर, तब आपकी कुछ टर्म्स रिलेटेड है, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सारी क्या होती है आपकी गवर्नमेंट की, आरबीआई की क्या होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना? तो उनसे भी कहीं ना कहीं मनी आपका क्या करता है भाई, मनी आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अब देखो मनी सप्लाई बढ़ कैसे जाता है, बहुत रीजन है यार। सपोज करो आरबीआई क्या करने लगे, आपके ज्यादा पैसा छापने लगे, मनी क्या करने लगे भाई, ज्यादा छापने लगे। सपोज करो आपका जो बैंक है, वो जो सेविंग्स और एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो आपको कम दे रहा है। अब अगर आपको वो इंटरेस्ट रेट कम देगा तो क्या आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, नहीं कराओगे ना भाई, पैसे को अपने पास रख लोगे, है ना, कि भाई खुद तो यूज करे, बैंक वाला तो कुछ दे ही नहीं रहा है। तो उस केस में भी आपका मनी सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या कर दे, गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे, है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, तब भी देखो मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तीसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी इंक्रीज हो जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मतलब लोग क्या करने लगे भाई, आपकी कंजप्शन बढ़ा दे, कंजप्शन बढ़ा देंगे तो अगेन डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो अगेन इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना? अगर गवर्नमेंट का भाई फिजिकल डेफिसिट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो गया तो भी आपका क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो जब फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आपकी आरबीआई को कहती है थोड़ा मनी और छाप दो, तो उस केस में क्या हो जाता है, अगेन आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा देखो फिजिकल डेफिसिट आपका कब बनता है, फिजिकल डेफिसिट तब बनता है जब आपका गवर्नमेंट खर्चा तो एक साल में ज्यादा कर दे, उतनी उनकी कमाई हुई नहीं है ना? मतलब खर्चा आप देखो ज्यादा कर देंगे, मतलब पब्लिक पे किया है भाई, जैसे सपोज करो सब्सिडी भी कर दिया, सब्सिडी वगैरह दे दिया है, जैसे मान लो कि ग्रेजुएट है भाई, भी इसको 4,000 डाल दे इसके खाते में, इसके 2,000 डाल दे, डालती है ना गवर्नमेंट। अब वो क्या करता है, देखो यार कोई वर्क तो हो नहीं रहा है, वो पैसा ऐसे ही जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो भाई क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। समझ गए? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगेन देखो बाहर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना? तीसरा सिक्स्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रोथ। देखो जीडीपी पे भी क्या करता है आपका, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आपकी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी ना, तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप देख रहे हो इंडिया आज के टाइम में क्या कर रहा है, सबसे बेस्ट आपका ग्रोथ रेट दिखा रहा है, फिर भी देखो आपके क्या इंडिया में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, आपको हर दूसरे दिन आपको इन्फ्लेशन की न्यूज देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यार जीडीपी आपकी क्या करती है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? इस पे क्या करती है, आपकी इन्फ्लेशन इस पे डिपेंड करती है ना? अभी मैं थोड़ी देर में बताएगा आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या करती है, इन्फ्लेशन आपकी डिपेंड करती है, कैसे करती है। डिफ्लेशन के देखो, अब देखो जब डिफ्लेशन पढ़ना है ना, एकदम उल्टा हो जाएगा। डिफ्लेशन मतलब मनी सप्लाई एकदम डिक्रीज, मनी सप्लाई एकदम कम कर दी, है ना?
अब मनी सप्लाई कम कैसे कैसे कर सकता है भाई? जैसे मान लो आपकी सीआरआर बढ़ा दिया, आपके एसएलआर बढ़ा दिया। अब हो सकता है अभी आपको पता ना हो सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। जैसे देखो मैं सीआरआर एसएलआर तो आपको अभी बता देता हूँ। देखो आरबीआई है ना, आरबीआई, आरबीआई सभी बैंकों को क्या कहती है भाई? सभी बैंकों को कहती है कि भाई आपको ना दो तरीके से पैसा वो रखना होगा। वैसे तो काफी सारी टर्म्स आपके है ना, एसडीएफ वगैरह, वो मैं आपको जब बैंकिंग का कराऊंगा तब बताऊंगा। इनमें से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई आपकी, एक है सीआरआर, एक तो क्या है भाई आपकी सीआरआर, सीआरआर है ना, करंट रिजर्व रेशियो। एक है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये सीआरआर एसएलआर क्या है? देखो सीआरआर में क्या कहती है, आरबीआई कहती है आपके बैंकों को कि भाई आपको क्या रखना पड़ेगा, कुछ आपको क्या रखना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा। कहाँ पे? आरबीआई के पास में। कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी अमाउंट है उसका 10%, 15% जितना भी आरबीआई फिक्स करती है, वो फिक्स पैसा आपको क्या रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। अब सपोज करो ये 10% है, सपोज करो ये कितना है, 10% है। अब सपोज करो यहाँ पे एसबीआई है, एसबीआई बैंक को बोला कि भाई तेरे पास जितना पैसा है, तेरे पास जितना डिपॉजिट्स है ना, जितनी डिपॉजिट्स हुई है उसका 10% मेरे को दे दे। अब देखो जैसे ही आरबीआई को क्या करना होगा कि आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सपोज करो इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना, कंट्रोल करना पड़ेगा, मनी सप्लाई कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब पब्लिक में मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो आरबीआई क्या कर देगा, इस रेशियो को इंक्रीज कर देगा। इसको सपोज कर दिया 20%, तो मतलब यहां से बैंक से क्या कर लिया भाई, ज्यादा मनी आपका शक कर लिया। अब ज्यादा मनी शक कर लिया तो इसका मतलब अब लोगों के पास बैंक को ना लोगों के पास देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होगा, है ना। बैंक क्या कर देगा, एक लिमिट लगा देगा, भाई इतना ही आपका पैसा क्या करो, एक दिन में आप निकलवा सकते हो। वो लिमिट इसी बेसिस पे आपके लगती है। तो अब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो भाई सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो भाई डिमांड नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। ऐसे एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई क्या कहता है, बैंकों को कहता है कि कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज आपको क्या रखना है, पैसा रिजर्व भी रखना है खुद के पास में। खुद के पास में क्या रखना है भाई, कैश रखना है। मान लो कोई अनप्रेसिडेंट आपकी कंडीशन बन जाए, है ना, जिसमें क्या हो जाए कि बैंक का दिवालिया होने वाली सिचुएशन हो जाए, और सपोज करो लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। अब जैसे ही कोई अफवाह फैल गई कि एसबीआई भाई दिवालिया निकलने वाला है, सब पैसे लोग पैसे निकलवाने निकलेंगे, तो उस सिचुएशन को मीट करने के लिए आपके क्या है, एसएलआर है। ठीक। अब एसएलआर को भी सपोज करो आरबीआई क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है तो अगेन देखो आपकी मनी क्या हो जाती है भाई, शक हो जाती है मार्केट से, मार्केट से शक हो गई तो अगेन क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज करता है। ठीक। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज हो जाए। प्रोपेंसिटी टू सेव, अब देखो प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें भी क्या होता है, आपकी डिफ्लेशन होता है। इसमें क्या करते हैं लोग, आपकी सेविंग करने लगती है। अगर ये इंक्रीज हो गई ना, प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ पे कंज्यूम लिखा है, यहाँ पे सेव लिखा है। अगर लोग सेव करने लगे, सेव करने लगे तो भाई देखो अगेन मनी सप्लाई नहीं हो रही, मनी सप्लाई नहीं हो रही है तो डिफ्लेशन होगा। अब देखो आपने एक चीज देखी होगी, नेचुरल चीज बताता हूँ, आपने देखा होगा जनरली लोग क्या करते हैं भाई, लोग करते हैं कि इसका पैसा और गिरेगा। जैसे प्याज का पैसा गिर रहा है ना, प्याज आपका हो गया है सपोज करो 20 रुपए किलो। अब लोग क्या करते हैं, रुको थोड़ा और गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा। अब लोग क्या नहीं करे, सप्लाई नहीं करे, सप्लाई नहीं करे तो ये प्याज का पैसा क्या आ गया, 10 रुपए आ गए। तो इस तरीके से देखो और सस्ता हो जाता है ये चीज। तो ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव होता है ना, इससे भी क्या हो जाता है, आपकी डिफ्लेशन होता है। ठीक है ना। फिजिकल कंसोलिडेशन, अगर फिजिकल कंसोलिडेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेशन भी इंक्रीज होगा, एकदम फिजिकल डेफिसिट का अपोजिट है। नेट एक्सपोर्ट्स आपके डिक्रीज हुए तो आपके डिफ्लेशन होगा। डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, है ना, आपकी पैसा गिरने लगा भाई, है ना, आपकी इकोनॉमी डूबने लगी, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके डिफ्लेशन होगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझनी जरूरी है, आपके क्या पता एग्जाम में पूछ ले। उसमें से एक है भाई आपकी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या कहती है, सपोज करो एक कंपनी है भाई, कंपनी किसकी है, अंबानी जी की। ठीक है, अंबानी जी की कंपनी है। अब सपोज करो आपके इंडिया में बढ़ रहा है भाई इन्फ्लेशन, हाई डिमांड के कारण। डिमांड के कारण क्या हो रहा है भाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कंपनी के जो वर्कर्स होंगे वो कहेंगे सर हाई सैलरी चाहिए, हमें भी हाई वेजेस चाहिए, इस वेजेस से काम नहीं चलेगा, वेजेस हमें ज्यादा चाहिए। और वेजेस ज्यादा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी
को भी अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, इनको हाई वेजेस दे देगी और क्या कर देगी, जो ये प्रोडक्ट बेच रहे थे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे, मतलब मोर इन्फ्लेशन, और ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। देखो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, सपोज करो ये बना रही है लाइफ बॉय की साबुन, है ना, आपकी लाइफ बॉय की साबुन वाली कंपनी है। अब वर्कर्स भी भाई साबुन ही लगाते हैं, है ना, अब वर्कर्स नहीं तो कोई और लगाता है। तो ये वर्कर्स कुल मिला के जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये तो वर्कर्स ही है ना, वो भी आपके यार लो इंसान ही है, वो भी कहीं ना कहीं साबुन खरीदते हैं। तो इनके लिए वो क्या हो जाएगा, आप देखो अगेन हाई हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। अब ये और ज्यादा कंपनी से क्या करेंगे, पैसे डिमांड करेंगे, और कंपनी क्या कर देगी, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देगी, और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे देखो एक स्पाइरल से आपकी बनती जाती है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। वहीं इसका उल्टा क्या होता है भाई, इसका उल्टा होता है आपका डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसका उल्टा क्या होता है भाई, इसका उल्टा होता है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होता है, सपोज करो आपकी कंपनी है भाई, है ना, सपोज करो आपकी डिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन के कारण क्या हो गए, प्राइजेस गिर गए। अब प्राइजेस गिर गए भाई, ठीक है जी, प्राइजेस गिर गए तो अब कंपनी का मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, या तो वर्कर की सैलरी कम कर देगी भाई, या फिर क्या कर देगी भाई, लोगों को निकाल देगी। ये ऐसा सीन आजकल बहुत चल रहा है ना, लेड ऑफ वाला सीन बहुत चल रहा है। अब जैसे ही वर्कर कम हुए तो भाई वर्कर कम हो गए, तो ये वर्कर जो मतलब अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो क्या खरीदेंगे, और डिमांड कम हो गई, और ज्यादा डिमांड कम हो गई भाई खरीदने वालों की। अब डिमांड कम हो गई तो और ज्यादा क्या हो गया भाई, डिफ्लेशन हो गया। तो ऐसे देखो अगेन एक स्पाइरल बन गई, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या है और डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि भाई इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़े कैसे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है आपका, इससे लड़े कैसे, फाइट कैसे करें। ठीक है जी। अब देखो फाइट करने के बहुत से तरीके हैं आपके आरबीआई के पास, है ना। अभी जैसे देखो आपके आरबीआई को ना एक टारगेट दिया गया, क्या टारगेट दिया गया, कि आपको ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये भाई 2 से 6% के बीच में रखना है, 2 से 6% के बीच में रखना है। अब आप मेरे को एक कमेंट में आंसर बताना भाई कि क्या आपका ये इसके बीच में अभी है, अभी आपका इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये मेरे को बताना। इन्फ्लेशन रेट कितना है ये मेरे को बताना आप, ठीक है ना भाई, इन्फ्लेशन रेट कितना है, ओके। अब देखो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करेगी, सिंपल सी बात मेरी ध्यान रखो, ये क्या करेगी भाई, मनी सप्लाई कम करेगी। अब जो जो तरीके है ना भाई मनी सप्लाई कम करने के, मनी सप्लाई को कम करने के जो जो तरीके हैं वो सारे तरीके लगाएगी ये, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। भाई डिफ्लेशन में क्या होगा, उल्टा होगा एकदम। डिफ्लेशन में आरबीआई चाहेगी कि भाई मनी सप्लाई क्या हो, इंक्रीज हो, मनी सप्लाई क्या हो भाई, बढ़े, मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, या डोविस मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो इसमें आरबीआई क्या क्या कर सकता है। अब मनी सप्लाई कम करना है तो मतलब सीआरआर को क्या कर दो भाई, इंक्रीज कर दो। कि रिजर्व क्या कर रखो भाई, बैंक वाले ज्यादा रखो, मेरे पास ज्यादा रखोगे तो मार्केट से मनी क्या हो गया, सक हो गया, सक हो गया तो भाई आपकी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एसएलआर को ज्यादा कर देगा, वहीं इसमें क्या करेगा, एकदम उल्टा करेगा। सीआरआर को क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। एसएलआर को भी क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। एसएलआर को भी क्या कर देगा भाई, कम कर देगा, है ना। अच्छा एक होती है आपकी रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट, जो अगेन आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। मैंने पीवाईक्यू के अंदर कवर नहीं किया है, अगेन वो बैंक का टॉपिक है। बैंक इन द सेंस जब अपन मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं तब अपन वो टॉपिक पढ़ते हैं। बट अभी थोड़ा मैं आपको उसका रफ आइडिया दे देता हूँ कि आपका रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो भाई रेपो रेट क्या होता है, ये क्या है भाई, आपका आरबीआई है, ध्यान से देखना इसको, ये क्या है, आरबीआई है, ठीक। अब ये जो बैंक होते हैं ना भाई, आपके लोकल बैंक इन द सेंस आपके जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, है ना, काफी बड़ा बैंक है भाई, एसबीआई हो गया, लंच टाइम काफी बड़ा होता है यहाँ पे। अब जैसे एसबीआई है भाई, अब एसबीआई को मान लो आपकी क्या हो गई भाई, पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, ये चाहती है मैं आरबीआई से क्या ले लूँ, 100 करोड़ ले लूँ, 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ में क्या ले लूँ, लोन ले लूँ। आर एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है, ये जो लोन ले रहा है अब आरबीआई क्या लगाएगा, कुछ रेट लगाएगा इस पे, कि भाई इस रेट पे मैं तेरे को ये लोन दे रहा है ना। जैसे 2% पे दे रहा है, 5% पे दे रहा है, 10% पे। तो जिस रेट पे ये लोन देगा ना उसको बोलते हैं भाई रेपो रेट, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर मान लो एसबीआई
एसबीआई क्या कर रहा है, आपके आरबीआई को दे रहा है, आरबीआई डिमांड कर रहा है, ठीक। तो जिस रेट पे ये देगा ना उसको बोलते हैं भाई रिवर्स रेपो रेट, एकदम देखो उल्टा है, रिवर्स रेपो रेट। अब ये भी क्या किया जाता है भाई, इन्फ्लेशन में यूज किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट तो अब कम यूजेज हो गया है, बट पहले बहुत करते थे, ठीक है ना। अब रेपो रेट को भी आपके क्या करता है भाई, आरबीआई यूज करता है। अब एसबीआई वगैरह देखो क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं भाई मार्केट में मनी सप्लाई, है ना। अब आरबीआई क्या करेगा, जब आरबीआई को ये जो पैसा जो जा रहा है मार्केट में इसको कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या कहेगा भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो एसबीआई पैसे लेने गया 100 करोड़, है ना। तो आरबीआई क्या कहेगा भाई, पहले मान लो ये 5% ले रहा था, अब बोलेगा मैं तो भाई लेगा 15%। क्या एसबीआई अब पैसा उठाएगा इससे, इतना महंगा नहीं उठाएगा ना। नहीं उठाएगा तो आगे पैसा ही नहीं जा रहा है, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। सपोज करो ये उठा भी लेता है, ये 15% उठा भी लेता है, उठा लिया। अब ये जब आगे देगा किसी कस्टमर को, मान लो पहले 5% पे उठा रहा था और कस्टमर को जो लोन दे रहा था वो 10% पे दे रहा था, अब 15% पे उठा रहा है, तो क्या आपके वो 15% पे आगे देगा, नहीं देगा ना भाई। वो तो हाई पे देगा, 20% पे कोई लोन लेगा भाई, 20% पे नहीं लेगा ना, नहीं लेगा। तो वो अगेन क्या हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई। तो रेपो रेट को भी क्या करता है भाई, ये क्या करता है, यूज करता है। रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक। यहाँ पे रेपो को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि देखो जैसे ही डिक्रीज किया, अब एसबीआई इजीली लोन ले पाएगा और आगे वाले लोग भी लोन ले पाएंगे क्योंकि सस्ती हो गई है रेट्स। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट को भी उल्टी तरीके से आपके क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अब ये तो हो गए यार जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करेंगे, है ना। कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जो अपन मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है यार, गवर्नमेंट इस सिनेरियो में क्या कर सकती है। देखो गवर्नमेंट को क्या करना है, मनी सप्लाई कम करना है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, टैक्स में कमी कर देगी। टैक्स में क्या कर देगी भाई, टैक्स को कम कर देगी, टैक्स टैक्स डिडक्शन कर देगी, है ना जी। अब आप बोलोगे सर टैक्स डिडक्शन कर दिया, ये तो सस्ती हो गई ना चीज। देखो ये टैक्स डिडक्शन मैं किस तरफ बोल रहा हूँ, ये टैक्स डिडक्शन बोल रहा हूँ मैं जो आपका प्रोड्यूसर है उसके लिए। प्रोड्यूसर देखो जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लेगा उससे प्रोड्यूस करेगा, अगर मैंने उसकी टैक्स डिडक्शन कम कर दी, तो वो अब क्या करेगा भाई, ज्यादा आपके सप्लाई कर पाएगा। सप्लाई क्या कर पाएगा, ज्यादा कर पाएगा, ज्यादा कर पाएगा तो डिमांड को मीट कर पाएगा। तो मैं उसकी डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिडक्शन करेगा, यहाँ पे किसमें करेगा, जीएसटी में कर देगा। जैसे टेलीविजन पे आपके जो जीएसटी वगैरह लगता है वो टैक्स कम कर दिया, कम कर दिया तो अब चीजें सस्ती हो गई ना, लोग क्या कर पाएंगे भाई, खरीद पाएंगे। टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो आपके लोग क्या करेंगे भाई, खरीदेंगे अब चीजों को, है ना। तो आपकी सबसे पहली चीज तो ये करेगा। और क्या कर सकता है, देखो एक फिजिकल डेफिसिट से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा था पीछे, मैंने आपको बताया। फिजिकल डेफिसिट को क्या करेगा भाई, कम करेगा। स्कीम और सब्सिडीज है ये भी कम कर देगा, स्कीम और सब्सिडीज है ये भी क्या कर देगा, गवर्नमेंट कम कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, है ना। तो कुल मिला के जिन तरीकों से आपके पैसा सप्लाई कम हो सकता है वो चीज यहाँ करेगा, और जिनसे बढ़ सकता है वो चीज यहाँ करेगा, सिंपल सी बात है। ओके। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अपन नायरू, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड एक अपन पढ़ेंगे साथ में फिलिप कर्व, ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है इसलिए अपन इनको पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब ना एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ये आपकी क्या है भाई, ये मैंने एक मान लो आपकी स्टैंडर्ड स्केल बनाई, एक स्टैंडर्ड स्केल बनाई। अब सीन ऐसा है भाई, सीन ऐसा है, सपोज करो आपका इन्फ्लेशन का सीन चल रहा है। इन्फ्लेशन का क्या चल रहा है भाई, सीन चल रहा है। इन्फ्लेशन का सीन चल रहा है तो आपकी आरबीआई क्या करेगी, लोन महंगे कर देगी, लोन को एक्सपेंसिव कर देगी ताकि लोग लोन ना ले पाए और आपकी मनी सप्लाई ना हो, है ना। अब जैसे देखो लोन एक्सपेंसिव करा तो ये यार इसका इफेक्ट क्या होगा, जीडीपी पे होगा ना, जीडीपी कम हो जाएगी, कम ग्रोथ होगी। क्योंकि देखो लोग लोन नहीं ले रहे हैं और कुछ स्टार्टअप वगैरह नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी कंट्री की। तो आरबीआई बोल रहा है यार ये तो देश का नुकसान है। तो अब आरबीआई क्या करेगा, ये जो लोन की लिमिट है ना ऐसी चूज करेगा, ऐसी आपकी लोन की रेट चूज करेगा जिससे क्या ना हो, ना तो आपका नुकसान हो और आपका इन्फ्लेशन भी क्या हो जाए, कंट्रोल होता रहे। ये जो रेट होती है ना, इस रेट को क्या कहते हैं अपन, इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेचुरल या फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। ओके। अभी बात करते हैं भाई आपके नायरू की, अभी किसकी बात करते हैं, नायरू की कहते हैं। अब देखो अगेन आपके जो महान इकोनॉमिस्ट है ना,
जेएम किनीज, वो क्या कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं आपके, तो ये क्या कहता है, इससे पहले एक बार फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन ध्यान रखना। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, वो आपके केनीज ने कहा था, क्या कहा भाई, कि आपका जो इन्फ्लेशन होता है ना भाई, इन्फ्लेशन, आपका जो इन्फ्लेशन होता है, ये इन्फ्लेशन आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, वो ये क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कुल मिला के बात ऐसी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन घटेगा तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात ये, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, अगर ऐसा सीन है तो कुल मिला के देखो कर्व कैसा आएगा। अगर मैं क्या करूं भाई, आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कर्व बनाऊं, तो ये कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आपका कर्व आएगा। ठीक है जी। तो ये कर्व ध्यान रखना भाई, किसके बीच में, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशन ध्यान रखना। अब देखो नायरू क्या है भाई, ये भी एक तरीके का इन्फ्लेशन है, ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट करके बताता है। ये क्या करता है, सपोज करो किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में मान लो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये मान लो कितना आपका 10% है। कितना है भाई, 10% है। उस सिचुएशन में मान लो जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितना है भाई, आपका 4% है। इन्फ्लेशन 4% है। अब सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या हुआ भाई, डिक्रीज हुआ, है ना, ये हो गया 8%। इन्फ्लेशन अभी भी मान लो आपका कितना है भाई, 4% है, सपोज करो, ठीक। अब मान लो और जब आप क्या करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करोगे, देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो, कम करोगे, सपोज करो 6% कर दिया, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कितना हो गया, सपोज करो ये हो गया आपका 6% या फिर 5% मान लो, है ना। तो यहां से देखो एक चीज अपने को पता चलती है भाई, क्या पता चलती है वो देखो, ये मैंने अभी आपकी फिलिप्स की कर्व बनाई थी, मैं अगेन इन्फ्लेशन और उसके बीच में कर्व बना रहा हूँ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, जब आपका ये 10 था, अनएम्प्लॉयमेंट कितना था भाई आपका 10 था, तब आपका इन्फ्लेशन कितना था भाई 4 था। जैसे ही देखो मैंने क्या किया भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम किया, मैं 8 लेके आया, तब भी देखो इन्फ्लेशन कितना था, 4 था। सपोज करो ये फिगर्स लेके चल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, बट देखो इस पॉइंट के बाद में जैसे ही और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो इस सिचुएशन में देखो आपके इन्फ्लेशन क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या हो गया, देखो इंक्रीज हो गया, पहले 4 था 5 हो गया। ये जो पॉइंट बोला जाता है ना भाई, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में अगर आपने और ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने की कोशिश की, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो मतलब भाई जो अपन इंडिया में बात करते हैं ना, कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना, उससे भी भाई इन्फ्लेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये नायरू क्या कहता है भाई, इस पॉइंट के बाद में अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दिया तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, रैपिडली आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है अगेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये वन वर्ड आपकी डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस को एक बार देख लो, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ऐड किया। ओके, इसलिए मैंने क्या किया भाई, ऐड किया। तो एक बार इनको आंखों से निकालो। तो पहले देखो क्या है भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस आर राइजिंग बिकॉज पीपल हैव एक्सेस मनी। सपोज करो लोगों के पास क्या हो गई भाई, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, है ना, 100 रुपए थे पहले, वहां पे 1000 हो गए। अब 1000 हो गए तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो ये क्या हो गई है, डिमांड पुल हो गई है ना, डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सपोज करो आरबीआई क्या कर रही है, आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फिजिकल डेफिसिट को यार क्या करना है, पूरा पूरा फिलफिल करना है, तो आपने पैसा छाप। तो आरबीआई सपोज करो ज्यादा पैसा छाप रहा है, ज्यादा पैसा छाप रहा है, अगेन सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो इससे जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसको बोलेंगे मॉनेटरी इन्फ्लेशन। स्पेलिंग्स मिस्टेक को यार इग्नोर करना प्लीज। ओके, तीसरा देखो, तीसरा भाई सपोज करो प्राइस राइज ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, है ना। सपोज करो जैसे ये कंपनी है, ओके, ये कंपनी है, कंपनी है मान लो क्लोथ्स की, ठीक है, क्लोथ्स की कंपनी है भाई, कपड़े बनाती है। अब ऐसा सपोज करो कि कॉटन की प्राइस क्या हो गई है भाई, इंक्रीज हो गई है, रॉ मटेरियल्स की। मशीनरी जो आपकी लगती है, इनके मेंटेनेंस की प्राइस भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब इनकी प्राइस बढ़ गई है, तो भाई देखो बेनिफिट लेना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, जो कपड़े बेच रहे हैं उनको थोड़ा और प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, और ज्यादा आपकी क्या करना पड़ेगा, हाई कॉस्ट पे बेचना पड़ेगा।
तो इसको बोलते हैं, देखो कॉस्ट पुश है ना, कॉस्ट आपकी बढ़ानी पड़ रही है तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, एक होता है भाई आपका प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपका एप्पल, है ना। अब एप्पल वगैरह क्या करते हैं भाई, एप्पल वगैरह आपकी क्या कर देते हैं, सप्लाई को कट कर देते हैं। अब देखो इतने टाइम तक तो इंडिया में अभी देख रहे हो कि आपके थोड़े आईफोन सस्ते हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि सप्लाई कम होती थी यार एप्पल की अपने यहाँ, है ना। एप्पल स्मार्टफोन्स की सप्लाई कम थी, तो एप्पल जानबूझ के करता था भाई, सिंपल सी बात बोलूं तो, है ना। चाहते तो पहले भी लगा सकते थे इंडस्ट्री। तो ये क्यों चाहते थे कि भाई प्रॉफिट थोड़ा और इंक्रीज हो, प्रॉफिट अपन और थोड़ा इंक्रीज करें। अगर सप्लाई कम कर दी और एप्पल ने सपोज करो सप्लाई, अब और सपोज करो एग्जांपल लो, और सप्लाई कम कर दी, है ना। सपोज करो एप्पल ने भाई स्कीम निकाल दी कि हम तो 100 ही स्मार्टफोन निकालेंगे, स्पेशल एडिशन, एक स्मार्टफोन निकाल रहे हैं 100 ही निकालेंगे। तो अब इस 100 स्मार्टफोन के लिए लोग 10-10 लाख देने के लिए तैयार हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना, है ना। अपने इंडिया में ऐसे लोग बहुत है भाई। तो 10-10 लाख देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो आपका इन्फ्लेशन लाया गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। समझ गए? ठीक है जी। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है अगेन, स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन देखो क्या होता है, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ। ये रिलेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेगफ्लेशन क्या होता है, जब आपका इन्फ्लेशन भी हाई हो, आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो, और आपकी ग्रोथ क्या हो भाई, कम हो। अभी आप बोले कि सर आपने तो अभी बताया था कि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग तो ये दोनों इनडायरेक्टली आपके रिलेटेड है। देखो इनडायरेक्टली अनरिलेटेड है, इनडायरेक्टली आपके रिलेटेड है, ये सही बात है। बट ये एक सिचुएशन है, जैसे आप किसका एग्जांपल ले लो भाई, पाकिस्तान का ले लो, है ना। अब पाकिस्तान वाली जैसे सिचुएशन बन जाती है, अब वहां पे देखो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, केस पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन होता है इसको बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, जो काफी लंबे टाइम तक रहती है। एक होता है भाई स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, टर्म टू डिनोट एपिसोडिक प्राइस राइज इन वन स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। जैसे प्याज हो गया, किसी एक चीज के अंदर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है ना अचानक से, जैसे प्याज में होता रहता है आपके, है ना। तो ये जो एक ही चीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक ही कमोडिटी के अंदर देखने को मिलता है, ओवरऑल इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कंट्री का उसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ओके, इसके बाद में आता है भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन। अभी हेडलाइन क्या होता है, देखो जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन में इन्फ्लेशन चलता है ना, उसी को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये अगेन आपका एक क्या है, मेजर है टोटल इन्फ्लेशन को नापने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई हेडलाइन क्या होता है, इसको सीपीआई डब्ल्यूपीआई में आप कैसे मेजर करते हो, ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है। एक ध्यान रखना, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्या कर दूं, फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन माइनस कर दूं, तो जो बाकी चीजों का जो इन्फ्लेशन बच गया उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये चीजें मैं अभी आपको और बताऊंगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है भाई आपका एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं अपन बेस इफेक्ट। देखो अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना, क्लास लेंथी चल रही है। देखो इस क्लास को करने के बाद में ना क्वेश्चन कौन सा भी करके देख लेना, आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इतना डिटेल के अंदर इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका बेज इफेक्ट। कि भाई बेज इफेक्ट क्या होता है आपका, है ना। बेज इफेक्ट क्या होता है, और आपका इन्फ्लेशन इफेक्ट्स क्या होते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ये थोड़ा सा देख लो आप। ओके, देखो बेज इफेक्ट क्या होता है, सपोज करो बात है भाई आपकी 2011 की। सपोज करो बात कौन सी ईयर की है, 2011 की। इस टाइम मान लो आपका एक स्मार्टफोन नहीं, आप क्या मान लो भाई, डोली की चाय मान लो। ठीक है ना, डोली की चाय इस ईयर में आपकी कितनी की थी भाई, एक चाय थी सपोज करो 10 रुपए की। 10 नहीं, चलो थोड़ी अपन क्लैरिटी के लिए 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए की एक चाय है। ठीक, अब 2012 में क्या हो गया, सपोज करो उसी टाइम क्या आ गया था आपके, बिल गेट्स आ गया था। ठीक, अब 2012 में क्या हो गया, आपके बिल गेट्स आने वाला था, तो थोड़ी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई भाई, सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे थे, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो ये कितने का हो गया, 120 रुपए की हो गई चाय। 120 नहीं, 110 मान लो, 110 रुपए की हो गई। ठीक है जी।
फिर आपके बिल गेट्स आ गए। बिल गेट्स आने के कारण 2013 में इसकी जो चाय है, अब उसकी रेट कितनी हो गई है? अब उसकी रेट मान लो कितनी हो गई है? 132 रुपीज हो गई है। 132 रुपीज हो गई है। ठीक। अब जब आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे ना भाई, तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट क्या करते हो? ईयर वाइज ईयर करते हो। ठीक है जी। आप क्या करते हो? ईयर वाइज ईयर यूज करते हो। ओके। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से यहाँ देखो इंक्रीज कितना हुआ है, तो 10 का इंक्रीज हुआ है, ओवर 100 मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 100 करूंगा। अगर ये समझ में नहीं है मैंने कैसे किया, तो एक बार परसेंटेज की क्लास देखना। तो ये कितना है? आप बोलोगे सर 10%। अब आपको पूछ लेता कि अगर भाई बताओ 2 साल में आपका इन्फ्लेशन कितना है, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से कैलकुलेट करोगे, आप बेस ईयर किसको लोगे? इसको लोगे। तो आप इसको बेस ईयर लेके क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। अब देखो 2 साल में इंक्रीज कितना हुआ है? 12 का इंक्रीज हुआ है, ओवर 110 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 करोगे। मल्टीप्लाई क्या करोगे भाई? 100 करोगे। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, ये आएगा 120/11। अब 120/11 डिवाइड करके देख लेना कितना परसेंट आता है। ओके। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस की भाई, अगर सपोज करो मैं यहां से डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट करता तो ऊपर 22 आता, नीचे 100 आता, ये तो बहुत ज्यादा परसेंट आ जाता। तो अपन इकोनॉमी में क्या करते हैं भाई, ये जो पूरा कैलकुलेट ना करके ईयर बाय ईयर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अपने को इन्फ्लेशन है ना, ये बड़ा नहीं दिखता है। आप एक चीज देखो, एक टाइम आप जैसे बोलते हो ना भाई, एक टाइम था सोने की कीमत थी 20,000 रुपए, आज के टाइम तो 80,000 रुपए हो रही है ना। अब जब इन्फ्लेशन के मामले में जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको कोई इतना बड़ा इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। इतना बड़ा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपन पिछले ईयर के बेसिस पे अपन क्या करते हैं? इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन क्या होता है? पिछले ईयर के उसी महीने के बेसिस पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को इतनी बड़ी वैल्यू देखने को नहीं मिलती। इसी को क्या बोलते हैं भाई? बेस इफेक्ट बोलते हैं। ये जो ईयर लिया जाता है ना, इसी ईयर को क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं। समझ आए भाई? इसी को क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं। ठीक। अब देखिए इन्फ्लेशन का आपके लोगों पे क्या इफेक्ट होता है? लोगों पे क्या इफेक्ट होता है? सपोज करो ये है भाई आपकी फेवरेट बैंक। कौन सी फेवरेट बैंक है? ये आपकी एसबीआई। ओके। ये एसबीआई है, और ये एसबीआई में बैठे हैं अंकल। ओके। और ये है भाई आप, ये है आप। अब आप गए एसबीआई, आप एसबीआई गए और एसबीआई ने बोले भाई पैसा जमा कर दे, पैसा जमा कर दे, तेरे को ना मस्त आपका वो मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपने सपोज करो 100 रुपये जमा किए। ठीक। सपोज करो उस टाइम ना, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सपोज करो उस टाइम आपके आ, जो प्याज है वो मान लो 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर केजी। मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ ना, आपने क्या दिए हैं? बैंक वालों को 5 प्याज दिए हैं। 5 प्याज दिए हैं, ठीक है। अब बैंक वाले ने किसने किसको दिया भाई? बिजनेसमैन को दिया, है ना। बिजनेसमैन को दिया। अब बिजनेसमैन को दिया, और बिजनेसमैन ने आपका पैसा यूज करके 5-6 साल, जितने भी साल है, उसके बाद में आपको वापस क्या किया भाई? रिटर्न किया बैंक के थ्रू। ठीक। बैंक के थ्रू क्या किया? रिटर्न किया। अब इस टाइम तक सपोज करो आपकी प्याज की वैल्यू कितनी हो गई भाई? आपकी प्याज की वैल्यू हो गई 30 रुपए, 30 रुपए पर किलो। और आपको रिटर्न कितना किया इसने? रिटर्न इसने आपको किया टोटल 120 रुपए। 120 रुपए आपको रिटर्न किए। तो मतलब कुल मिला के कितने प्याज आपको वापस किए इसने? प्याज वापस किए भाई 4। 4 किलो प्याज वापस किया। देखो आपने दिए 5 और आपको मिले कितने? 4। तो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियसली क्या हुआ भाई? आपका नुकसान हुआ। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ बिजनेसमैन का। इसने लिए उस टाइम में, देखो आपको, आपसे 5 थे, दिए कितने? 4 ही है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं अपन परचेजिंग पावर। आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई भाई? कम हो गई। परचेजिंग पावर आपकी क्या हो गई? कम हो गई। समझे ना? परचेजिंग पावर क्या हो गई भाई? कम हो गई। ठीक। इसने, आपने दिए 5 थे, इसने आपको 4 ही दिए। तो इसको बोलते हैं भाई परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इन्फ्लेशन, जब आप ऐसे पैसा जमा करते हो, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके किस पे होता है? जो आपके डिपोजिटर्स होते हैं, डिपोजिटर पे इफेक्ट होता है ना। जो आपके पैसा जमा करते हैं बैंकों के अंदर, जो आपके पैसा जमा करते हैं, उनके ऊपर होता है। तो उनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? इफेक्ट देखने को मिलता है। जबकि इनके लिए क्या होते हैं भाई? मजे होते हैं। बिजनेसमैन वगैरह के लिए क्या होते हैं? मजे होते हैं। तो ये इफेक्ट ध्यान रखना थोड़ा। ओके।
अब देखो इफेक्ट क्या होते हैं भाई आपके डिवैल्यूएशन और डिप्रेशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है भाई? डेप्रिसिएशन का मतलब है जैसे मान लो $1 है, $1 के कंपैरिजन में अपनी वैल्यू कितनी है मनी की? जैसे मान लो $1 इक्वल्स टू अपनी 60 रुपीज, है ना? अब जब अपना पैसा गिर जाएगा ना, पैसा गिर जाएगा तो $1 के अकॉर्डिंग मान लो अपना अब हो गया वैल्यू 100 रुपीज, तो अपना क्या हो गया भाई? पैसा कमजोर हो गया, मतलब परचेजिंग पावर ही देखो एक तरीके से वही हो गया है ना, वही वाला सीन हो गया, अपना पैसा क्या हो गया भाई? कमजोर हो गया। तो इससे आपको बहुत अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, है ना? इससे आपको मेजर इफेक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे देखने को मिलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरा, जब भी पैसा गिरेगा आपका क्या हो जाएगा भाई? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो भाई, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहां पे वैल्यू क्या हो गई आपकी? डेप्रिशिएट हो गई, और डेप्रिशिएशन से आपको क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। बट एक चीज ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अपन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ग्राफ पढ़ोगे ना, ये थोड़ी स्टेटिक चीज है। आप ग्राफ देखोगे ना, तो आप ग्राफ में अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा मिलेगा कि कहीं इंक्रीज हो गए और कहीं क्या हो गया आपके डिक्रीज हो गए। तो कुछ भी हो सकता है भाई, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगेन एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है भाई आपका फाइनल टॉपिक, दैट इज इंडेक्सेशन। इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपकी टाइप की इंडेक्स है, सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया। सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपके क्या कर रहा है? एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपका क्या है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना अगेन, यहाँ पे क्या करना है भाई? फोकस करना। अच्छा, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे आने से पहले ये चीज देख लो, इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन क्या होता है? देखो इंडेक्सेशन ना आपका एक मेथड होता है। आपने डियरेंस अलाउंस नाम सुना होगा भाई, कभी कितना इंक्रीज कर देते हैं, कभी कितना इंक्रीज कर देते हैं। रिसेंट में आपने बहुत इंक्रीमेंट देखने को सुने होंगे। वो क्यों करते हैं, किसी ने सोचा है? वो ना उसके लिए एक इंडेक्स होता है, आपका एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंडेक्सेशन बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है? आपका इन्फ्लेशन देखा जाता है भाई, कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है ना, महंगाई कितनी बढ़ रही है। उसी के हिसाब से आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका डीए क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, इसीलिए इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो इंडेक्सेशन ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है आपके? टू फिक्स दी वेजर कंपनसेशन लाइक डियरेंस अलाउंस एज पर दी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका जो डियरेंस अलाउंस होता है, वेज कंपनसेशन होता है, उसको फिक्स करने के लिए आपके यूज किया जाता है। ओके, अब ना कुछ आपकी इंडेक्सेस है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये मेजर कैसे करते हैं? इसके भी तो कुछ तरीके होंगे, ऐसे थोड़ी है कि भाई हवा में तीर मार दिया और आपका इन्फ्लेशन पता चल गया। तो इसके भी कुछ इंडेक्स होंगे। देखो इसमें दो सबसे मेजर इंडेक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, एक है भाई डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, पहले आपका आरबीआई था ना, ये यूज करता था पहले, बट नाउ नाउ कौन सा यूज करता है? अब कौन सा करता है? सीपीआई करता है। ठीक, अब ये है क्या, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब इसका भी ना अलग अलग जगह आपका अलग अलग बनाया गया है, मतलब रूरल जो आपके विलेजेस वगैरह है उनका आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग निकाला जाता है, उनका इन्फ्लेशन अलग निकाला जाता है, अर्बन का अलग निकाला जाता है, और फिर आपका एक्यूमुलेटिव ऑल इंडिया का अलग निकाला जाता है। ठीक, ऐसे ही आपका एक और निकाला जाता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसमें आपका फूड का अलग निकाला जाता है, मतलब फूड का जो आपका इन्फ्लेशन होता है वो अलग निकाला जाता है। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है भाई? एनएसओ आपकी रिलीज करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई, है ना? इसकी फुल फॉर्म बताना मेरे को क्या है ये ना। अब एक एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस ईयर किसको लेके चलती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बेस ईयर लेके चलती है 2012 को, 2012 को बेस ईयर लेके चलती है ना? मतलब 2012 के कंसिडर उसको कंसिडर करके आपके क्या करती है? इन्फ्लेशन आपकी कैलकुलेट करती है। आरबीआई इसको यूज कर रही है 2014 से। मैंने आपको क्या कहा था, उससे पहले आपकी डब्ल्यूपीआई यूज करती थी, क्योंकि ये ज्यादा ना आपके क्या करता है? ज्यादा बेटर फिगर्स देता है, ज्यादा बेटर फिगर देता है। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है, सबसे पहली बात तो यही है ना? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपके क्या मतलब लिया जाता है? देखो चाहे आपका डब्ल्यूपीआई हो, चाहे आपका सीपीआई हो, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है भाई? गवर्नमेंट क्या करती है इसमें? कुछ आपके फिक्स फिक्स
कॉमोडिटीज लेती है, फिक्स कॉमोडिटीज ऑफ बास्केट लेती है, फिक्स कॉमोडिटीज ऑफ बास्केट, बास्केट ऑफ फिक्स कॉमोडिटीज लेती है। ठीक, मतलब सपोज करो ये बास्केट है भाई, सपोज करो, है ना। इसका मतलब क्या है वो समझो, बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो इसके अंदर मैंने आइटम्स ऐड कर लिया, ठीक, मैंने इसके अंदर आइटम्स ऐड कर लिया, जैसे सपोज करो मैंने साबुन ऐड कर लिया, मैंने तेल ऐड कर लिया इसके अंदर, मैंने मेरे बाइक का रिपेयर का खर्चा ऐड कर लिया, है ना। मैंने मेरे घर पे कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हो जाता है साल के अंदर, वो ऐड कर लिया। मेरे को जूतों वगैरह पे कितना खर्चा हो जाता है, मेरा रिचार्ज का कितना खर्चा होता है, वो सारा मैंने ऐड कर लिया। इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, मेरे घर का इन्फ्लेशन मेरे को पता चल जाएगा। सिमिलरली ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें भी आपका फिक्स कांस्टेंट कमोडिटीज को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, और इन कमोडिटीज को अलग अलग वेट दे रखा है भाई, अलग अलग वेट दे रखा है। ठीक, अब अलग अलग वेट क्यों दे रखा है, सबसे बड़ी बात ये है, अब देखो इन कमोडिटीज है ना, ये जितनी कमोडिटीज इसके अंदर अपने को मिलेगी, उन्हीं का इन्फ्लेशन क्या करते हैं अपन कंसीडर करते हैं, उन्हीं का इन्फ्लेशन चेक करते हैं कि भाई एक साल में क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसी के बेसिस पे आपका जो इन्फ्लेशन निकलता है उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या होता है, आपका ये फिक्स कमोडिटी, एक फिक्स बास्केट ऑफ कमोडिटीज होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें अलग अलग वेटेज क्यों दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपकी साबुन है भाई, आपकी क्या है, साबुन है, ओके, सोप है, और दूसरा मैंने लिया शूज। अब एक बात बताओ, साबुन तो ऐसी चीज है ना जिसको आप साल में पता नहीं कितनी बार लेते हो आप, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी खरीदने की। क्या जूते आप लेते रहते हो क्या, जूते तो भाई 3-4 साल में एक बार लेते हैं, 3-4 साल में एक बार लेते हैं। तो इसको वेट कम देना पड़ेगा ना, इसको वेट ज्यादा देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको क्या ले रहा हूं मैं, बार बार ले रहा हूं। तो इसी बेसिस पे आपके सबको क्या दिया गया है, अलग अलग वेटेज दिया गया है। अब ये जो वेटेज का ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ लेता है भाई, ठीक है ना। ये वेटेज का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, वही मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये देखो। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, आपके फूड एंड बीवरेजेस को दिया गया है। कितना परसेंटेज दिया गया है, ये दिया गया है 45.86। अब ये ना, ये स्टैटिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सबसे ज्यादा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे दिया गया आपके सर्विसेज। सर्विसेज में भी देखो किसको ज्यादा दिया गया, सबसे ज्यादा दिया गया आपके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में लगता है उसको दिया गया। टोटल सर्विसेज को कितना दिया गया, ये दिया गया आपके 20.62%। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ध्यान रखना, आपकी जो डीजल वगैरह है ये भी आ जाता है भाई, ठीक है ना। डीजल वगैरह लगेगा ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, आप ट्रक लेके जा रहे हो तो भाई डीजल तो लगेगा ना, वो भी इसी के अंडर आ जाता है आपकी, डीजल पेट्रोल। ओके, इसमें इसके बाद में हेल्थ, हेल्थ के बाद में एजुकेशन, एजुकेशन के बाद में रिक्रिएशन। अब ये टोटल सर्विसेज के अंदर है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे दिया गया है भाई हाउसिंग को। हाउसिंग को कितना दिया गया है, ये गया 10.07%। फिर दिया फ्यूल एंड लाइट। अब आप बोलोगे सर ये फ्यूल एंड लाइट वापस आ गया, ये फ्यूल एंड लाइट की तरह आप घर में यूज करते हो, ये वो वाला है, ठीक है ना। ठीक है जी, फ्यूल जैसे आपने डीजल जो यूज करते हो वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, वो वाला अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है ना। डीजल हो गया आपके, जैसे पेट्रोल हो गया, घर में जैसे आप एलपीजी वगैरह यूज करते हो तो वो आ जाता है आपका, है ना। इसको कितना दिया गया है, 6.84%। परसेंटेज से ज्यादा बोलूंगा भाई, ऑर्डर ध्यान रखना। ओके, फिर आपके क्या आ गया भाई, क्लोथिंग एंड फुटवेयर आ गया, फिर मिसलेनियस पर्सनल केयर आ गया, फिर हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, फिर आपका पान मसाला हो गया, टबके हो गया, ये भी भाई कोई खाने वाले होते हैं, है ना। जैसे आपका कौन हो गया भाई, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन वगैरह हो गए, है ना। ये विमल खाने वाले हैं तो भाई इनको चाहिए होती है, विमला के बिना इनका मन नहीं लगता है। तो ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इसकी अपन क्यों करते हैं, इसको वेटेज क्यों दिया, क्योंकि फूड एंड बीवरेजेस देखो सबसे ज्यादा जीवन में क्या करते हो, यूज करते हो। देखो ये जो चीजें ज्यादा यूज हो रही है ना, उनको ज्यादा दिया गया है। अब पान मसाला टोबैको सब थोड़ी यूज करते हैं, इसीलिए देखो ये सबसे लास्ट में। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है भाई, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको ये पहले वैसे बता दिया है, इन्फ्लेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इन्फ्लेशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना इन्फ्लेशन ना आपके पिछले ईयर के दूसरे ईयर में क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। सपोज करो अगर 2017 और होता, अगर आपको 2019 का इन्फ्लेशन निकालना है तो ऐसे 2017 के कंपैरिजन में निकाल रहे हो तो गलत है, ये 2018 से 2019 ही निकलेगा, 2018 से 2019 निकलेगा। सपोज करो यहाँ पे कोई चीज कितने की है, 100 रुपए की थी, और यहाँ पे पहले मान लो 2017 में कितनी थी, 90 की थी, और अब मान लो 110 की हो गई है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इन्फ्लेशन रेट बताओ 2019 में कितना है, तो आप कितना बताओगे, देखो 100 से कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना था, इनिशियल वाला नीचे आएगा, नीचे आ गया 100, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100,
तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया भाई 10%। ऐसे अपन क्या करते हैं? इन्फ्लेशन निकालते हैं, है ना। यहाँ पे बेस ईयर 90 मत ले लेना नीचे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ये गलती मत कर देना। ओके, अब देखिए इसी के बेसिस पे ना कुछ अलग अलग आपके सीपीआई और होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगेन यार एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो और कौन से भाई, एक होता है भाई आपका हेडलाइन सीपीआई। क्या होता है? हेडलाइन सीपीआई। अब देखो हेडलाइन सीपीआई था, बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। हेडलाइन सीपीआई देखो क्या होता है। हेडलाइन सीपीआई में आपका फूड इन्फ्लेशन देखा जाता है, फ्यूल का इन्फ्लेशन देखा जाता है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज का आपका इन्फ्लेशन देखा जाता है। इन सबका जो इन्फ्लेशन मिला के देखा जाता है उसको बोलते हैं हेडलाइन सीपीआई, ठीक। आरबीआई को क्या आपके टारगेट दिया गया है कि भाई 2 से 6% के बीच में आपको ये हेडलाइन सीपीआई क्या करना है? कंट्रोल करना। आरबीआई इसी के ऊपर आपका क्या करता है? फोकस करता है। आरबीआई का मेन फोकस इसी के ऊपर है, ध्यान रखना, हेडलाइन सीपीआई के ऊपर, ठीक। दूसरा है भाई कोड सीपीआई। कोड सीपीआई में अगर हेडलाइन जो सीपीआई है इससे अगर आपने फूड एंड फ्यूल आपने माइनस कर दिया, मतलब फूड वाला हटा दो, फ्यूल वाला हटा दो, बाकी जितना भी आपका बच गया उसको क्या बोलेंगे भाई? कोड सीपीआई बोलेंगे। सिंपल सी ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आपका आ जाता है सीएफपीआई। ये क्या हो गया? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसमें सिर्फ आपका क्या देखा जाता है भाई? फूड का देखा जाता है। अब फूड भी देखो कौन से फूड है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हो गया सीरियल्स, हो गया आपका मीट, हो गया फिश, हो गया एग, हो गया मिल्क, हो गया ऑयल्स, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, शुगर, कन्फेक्शनरीज एंड स्पाइसेस। अब कौन से नहीं आते हैं ये भी ध्यान रखना। नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस हो गई, वो आपके नहीं आती है। जैसे कोका कोला वगैरह हो गई तो ये इसमें आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डेली नीड नहीं है। प्रिपेयर्ड मील्स हो गई, जो आपको बनी बनाई चीजें मिलती है, जैसे चिप्स वगैरह हो गई, वो भी नहीं होगी। स्नैक्स हो गए, ये भी नहीं होगी। स्वीट्स भी इसके अंदर नहीं आएगी। पान मसाला, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये भी इसके अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि यार वो फूड नहीं है अगेन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना कि आपके फूड इन्फ्लेशन निकालते हैं तो क्या क्या चीजें आती है। ओके, अब आता है भाई फाइनल स्टेज आपका डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई और देख लो फिर आपको परेशान नहीं करूंगा, फिर देखना मजा आएगा आपको क्वेश्चन करके, लिटरली मजा आ जाएगा। ओके, डब्ल्यूपीआई देखो क्या होता है? ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखो यार सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में सबसे बड़ा अंतर क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसको आपके कौन रिलीज करता है? डीपीआईआईटी क्या करती है? रिलीज करती है। इसका बेस ईयर 2011 है, ये 2011 के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकालती है, ठीक। आरबीआई पहले इसको यूज करती थी बट अब इसको यूज नहीं करती है। रीजन बताऊं, देखो क्या है। ये जो आपका डब्ल्यूपीआई है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से एकदम अलग है। कैसे अलग है? जो आपका सीपीआई है ना, वो जो इन्फ्लेशन निकालता है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकालता है भाई? इन्फ्लेशन निकालता है, ठीक। आपने देखा होगा कि जो भी चीजें कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको कितने में पड़ रही है उसके बेसिस पे निकाल रहा था। बट जो ये डब्ल्यूपीआई है ना, ये बिजनेसमैन या फिर आप बोल रहे हो मैन्युफैक्चरर, जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसके बेसिस पे क्या करती है? आपकी इन्फ्लेशन निकालती है। मतलब इसमें आपके टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं। इस ये जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है तब टैक्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लो आपके अंबानी जी सपोज करो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग रेट हुई 100 रुपए। अब गवर्नमेंट का कुछ टैक्स लग गया 18% जीएसटी, तो वो कितना हो गया? 118। तो जब वो 118 होता है तब तो किसमें के काउंट किया जाएगा? आपके कंज्यूमर वाले में। बट जब डब्ल्यूपीआई निकालते हैं तो अब अपन ये 18 ऐड नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऐड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ ये 100 पे ही क्या निकाला जाएगा? आपका इन्फ्लेशन निकाला जाएगा कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इन्फ्लेशन है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर डब्ल्यूपीआई के अंदर आपकी सर्विसेज ऐड नहीं की जाती है। जैसे आपकी सीपीआई के अंदर अपने देखा था कि क्या की जाती है? सर्विसेज भी ऐड की जाती है। ये सिर्फ गुड्स को क्या करता है भाई? कंसीडर करता है। इसीलिए आरबीआई ने क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया अब यूज करना, अब सीपीआई पे क्या करती है? फोकस करती है, ठीक है ना। अब वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसके अंदर भी अगेन देखो वही चीज, आपके कांस्टेंट सेट ऑफ क्या ले रखा है? बास्केट ले रखा है। उसमें आपकी कुछ आर्टिकल्स हैं उनको वेटेज दी गई है ना। उसके अंदर क्या दी गई है भाई? आपकी वेटेज दी गई है। अब अगेन ये आपको वेटेज भाई पता होनी चाहिए किसको कितनी दी गई है। सबसे ज्यादा देखो आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दी गई है। कितनी दी गई है? 64%। 64% दी गई है आपकी। अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है? फूड आर्टिकल्स हो गए, एडिबल ऑयल हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल प्रोडक्ट्स, जितने भी आपकी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है ना वो सारी आ जाएगी इसके अंदर, सिर्फ फूड नहीं आएगा, ध्यान रखना, है ना।
प्राइमरी आर्टिकल्स इसके बाद में जो आपके अनप्रोसेस्ड है, जैसे फूड आर्टिकल हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, है ना, मीट हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसका परसेंटेज कितना है भाई, इसका है 23% वेटेज। फिर आता है क्रूड पेट्रोलियम। अगेन देखो बेसिक चीज है, ये इसी के अंदर है, अनप्रोसेस्ड के अंदर, ठीक है ना, क्रूड पेट्रोलियम, क्योंकि ये प्राइमरी हो गया ना, जिस अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, जिसका कुछ यूज नहीं हुआ है। मिनरल्स हो गई, तीसरे नंबर पे है भाई मिनरल्स, ठीक है जी। अब ये जो फूड आपके पर्टिकुलर जो फूड की बात करूँ ना, इसका कितना वेटेज आपका, इसका 19% समथिंग, और इसका क्रूड पेट्रोलियम का 2% समथिंग है, और मिनरल्स का आपका 0.8%, 1% समथिंग मान लो। फिर आ जाता है भाई आपका फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर को कितना दे रखा है भाई, देखो इसमें भी आपके तीन टाइप के क्या कर रखे हैं, वेरिएंट कर रखे हैं। डीजल का सबसे ज्यादा है, फिर पेट्रोल का है, फिर एलपीजी का, ऑर्डर ध्यान रखना। तो इसमें आपका कितना दे रखा है, 13%। तो ओवरऑल देखो वापस 100% ही बनता है। तो 100% को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब इसके बेसिस पे क्या निकाला जाता है भाई, इन्फ्लेशन निकाला जाता है। इसको क्या वो कहते हैं अपन, डब्ल्यूपीआई कहते हैं। ओके, क्लियर, डब्ल्यूपीआई। चलिए अब कुछ चीजें और है, छोटी मोटी चीजें, वो और देख लो। अब 2021-22 के ना कुछ रिजल्ट्स आप ध्यान रखना। ये रिजल्ट्स याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है अगर आप जियो पॉलिटिक्स कवर करते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जियो पॉलिटिक्स कवर किया करो, आपको हेल्प करेगी। अब देखो 2021-22 में आपका डब्ल्यूपीआई क्या हो गया था, भारत में इंक्रीज हो गया था। क्यों हो गया था, रीजन क्या थे, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आपका इन्फ्लेशन था ये क्यों बढ़ गया था। देखो सबसे एक तो बड़ा रीजन था कि क्रूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। देखो इसी टाइम के आपके दौरान क्या हुआ था, यूक्रेन वॉर हुआ था, यूक्रेन रशिया वॉर, है ना। तो पहले तो क्या हो गए थे, आपकी क्रूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे 2021 में। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण, अगेन प्राइसेस इंक्रीज हो गए। हाई फ्रेट कॉस्ट, अब एक चीज याद करो, जो अपन रशिया से क्रूड ऑयल मंगा रहे थे तो अपने को फ्रेट नहीं मिल रही थी, फ्रेट मतलब शिप्स वगैरह नहीं मिल रही थी। वो क्या कर रहे थे, हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे थे। तो वो भी एक क्या है आपका रीजन है, इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूपीआई हाई देखने को मिल रहा है। अब अभी की फिगर्स एक बार, आज का आपका होमवर्क इतना ही है कि अभी की फिगर्स देखना भाई, डब्ल्यूपीआई का क्या सीन है आपका 2023 और 2024 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई बोथ, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों को भाई चेक करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका भाई पीपीआई। पीपीआई क्या होता है भाई, पीपीआई भी एक इंडेक्स है जिसपे अब आरबीआई क्या कर रही है, सोच रही है, इसको बोलते हैं भाई प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। अब देखिए प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स ना एक ऐसे मान लो कि आपका रिफॉर्म्ड वर्जन है डब्ल्यूपीआई का। ये क्या करेगा, इसमें आपका गुड्स भी आएगा और सर्विसेज भी आएगा, मतलब यहाँ पे सर्विसेज काउंट नहीं हो रही थी ना, यहाँ पे सर्विसेज भी आपकी काउंट की जाएगी, ठीक है ना। ओके, ठीक। अब एक है भाई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेसिस पे क्या करती है, आपके इन्फ्लेशन देखती है, ठीक। अब इसने क्या कर रखा है, आपकी यूज बेस्ड पे अलग अलग क्या दे रखी है, वेटेज दे रखी है। यूज बेस्ड पे सबसे ज्यादा दे रखी है प्राइमरी को, फिर दे रखी है इंटरमीडिएट को, फिर दे रखी है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स को, फिर कैपिटल गुड्स को। अब सेक्टर बेस्ड भी दे रखी है भाई, सेक्टर बेस्ड बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा, फिर माइनिंग को, फिर इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा 8 आपकी कोर इंडस्ट्रीज है जिन पे क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो फोकस करते हैं आईआईपी की। कौन सी है, क्रूड ऑयल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड कोल, इनका भी नाम याद रखना। अच्छा एक होता है भाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, आज का लास्ट टॉपिक। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या होता है, अब सपोज करो जैसे आ, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कि अपन क्या करते हैं, सपोज करो एग्रीकल्चर का इन्फ्लेशन निकालते हैं। अब एग्रीकल्चर का एक ओवरऑल निकालूं और एक मैं निकालूं सिर्फ ट्रैक्टर का। मेरे ध्यान में आ रहा है कि भाई ट्रैक्टर क्या हो रहा है आजकल, यूजेस कम हो रहा है, लोग यूज कम कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ ट्रैक्टर का इन्फ्लेशन देखता हूं या फिर डिफ्लेक्शन देखता हूं, या फिर मान लो ट्रैक्टर का आपका यूजेस बहुत बढ़ गया, अब हर कोई क्या कर रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या दे रही है भाई, सब्सिडीज वगैरह दे रही है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मैं एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके इन्फ्लेशन निकालता हूँ, इसको बोलते हैं भाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरे इन्फ्लेशन को चेंज कर दे रहा है एग्रीकल्चर के, है ना। ऐसे इंडिकेटर्स को हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे आपका रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, सीपीआई जो अपन ने पढ़ा। यूपीआई एटीएम ट्रांजेक्शन है, वो भी आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है, कितना पैसा निकल रहा है, कितना सप्लाई बढ़ रहा है। मनी सप्लाई भी एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। इक्विटी मार्केट हो गया, सेंसेक्स वगैरह हो गया आपका, है ना, जो आपका शेयर मार्केट हो गया। बॉन्ड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स इश्यू करती है उसके ऊपर।
जीएसटी हो गया, आईआईपी हो गया, है ना, आपका पावर कंजप्शन हो गया, व्हीकल सेल्स हो गया, एयरवेज, पोर्ट, रेलवे ट्रैफिक हो गया, इनमें आपकी कितनी कमाई हो रही है भाई, ठीक। एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, ये सब आपके क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है, तो इनका भी थोड़ा सा माइंड में रख लेना। अब चलिए भाई अपन करते हैं क्वेश्चन। अब देखना, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको, है ना। हर एक क्वेश्चन पहले आपको सोल्व करना है जितना आपको समझ में आया अभी तक, ओके। तो वीडियो को पॉज कर करके भाई सोल्व करना, ठीक। जैसे ये देखिए, ये है सबसे पहले सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड इन्फ्लेशन में क्या क्या आपका इंक्लूडेड है, देखो फूड है तो भाई फूड होगी ना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था क्या क्या है, जैसे सीरियल्स वगैरह आपको मैंने बताए थे, वीट होगा, पेडी होगा, क्या इंटॉक्सिकेंट्स थे, नहीं थे ना भाई इंटॉक्सिकेंट्स, ये गलत हो गया, और शुगर था, मतलब थर्ड नहीं होगा, बाकी आपके सारे होंगे, तो एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, आंसर हो गया डी। अगर आपको इतना भी पता होता ना कि भाई टोबैको नहीं होगा, तो यहाँ से भी आप आंसर क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। चलिए और दिखाता हूँ, देखो बहुत क्वेश्चन आए यहाँ से। ये देखो CDS 1 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बोल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को आपके कौन से एक्शंस लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। और देखो इन्फ्लेशन है तो सिंपल सी आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि भाई मनी सप्लाई मेरे को क्या करनी है, कम करनी है। मनी सप्लाई मेरे को क्या करनी है भाई, कम करनी है। तो देखो कम कैसे, कौन से हो सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ो, द डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज। पहला बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस है ये क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज कर देनी चाहिए। देखो डायरेक्ट टैक्स आपके इंक्रीज कर दिए तो लोगों के लिए चीज ही क्या हो जाएगी भाई, महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाए तो क्या लोग चीज खरीदेंगे, फिर नहीं खरीदेंगे ना, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, है जी। सॉरी एक मिनट, डायरेक्ट टैक्स बोला है ना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, देखो एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपके कौन से होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो लाइक आपके, आप जो इनकम पे देते हो, है ना, जो आप इनकम पे देते हो, जैसे आपका हो गया इनकम टैक्स, आईटी, इनकम टैक्स हो गया। जैसे आप कैपिटल गेन्स टैक्स देते हो, जैसे आप शेयर मार्केट में क्या कर रहे हो भाई, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप, जैसे दो टाइप के आपके कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म लगता है, एक लॉन्ग टर्म लगता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का लगेगा, वरना शॉर्ट टर्म का लगेगा, है ना। ऐसे कंपनीज वगैरह पे भी लगता है, तो आपका क्या लगता है भाई, सीजीटी लगता है। ये क्या है, सारे के सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। अब देखो अगर टैक्स बढ़ा दिए, सपोज करो आपके इनकम पे टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए तो आपके पास मनी कम हो जाएगी ना भाई, पैसे कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो पहला तो एकदम सही है। आगे देखो, द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। अगर देखो इंटरेस्ट रेट कम कर दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दी, कोई बैंक है, बैंक ने क्या कर दिया भाई, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक लोन देगा। मान लो पहले बैंक दे रहा था आपको 10% में, अब बैंक आपको दे रहा है 5% में, तो अब तो आप ज्यादा लोन लोगे ना भाई, देखो कितना सस्ता लोन दे रहा है, जल्दी लो जल्दी लो, ये तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है, तो ये तो गलत है। टू गलत है तो ये गलत, ये गलत। तीसरा देखो, द पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो भाई, है ना। गवर्नमेंट जो आपका इन्वेस्टमेंट करती है वो बढ़ा दो, गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह देती है वो स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा दो, सीधे 4-4 5-5 हजार रुपए क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अगेन देखो यार, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो वहां पे तो इन्फ्लेशन होगा, उल्टा नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या है भाई, गलत है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ओनली वन, है ना। एक होता है भाई इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपके सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी हो गया जैसे आपका, है ना, जो गुड्स पे लगता है, सेल्स पे लगता है, ये सारे क्या आ जाते हैं भाई, आपके इनडायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे एक्साइज, एक्साइज वाला हो गया, तो ये सारे क्या भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इजी लगा ना अभी। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आया था सीएपीएफ 2024 इस बार, देखो कैसा क्वेश्चन है। रिटेल कोर इन्फ्लेशन, यहाँ पे रिटेल का मतलब वही है, ठीक है ना भाई, कंज्यूमर वाला। कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कोर इन्फ्लेशन में क्या एक्सक्लूड करते थे भाई, जब अपन कोर इन्फ्लेशन निकालते थे तो क्या एक्सक्लूड करते थे, याद है हेडलाइन से क्या क्या माइनस करते थे। एक्सक्लूड करना है मतलब क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक तो याद करो, फूड नहीं करते थे, नहीं करते थे ना फूड को। एक नहीं करते थे, फ्यूल एंड लाइट को, पढ़ाया था ना आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, सिंपल। अगेन देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, और देख लो भाई, सीएपीएफ 2022 मतलब हर बार क्वेश्चन आ रहा है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि भाई जब इन्फ्लेशन होता है तो फायदा किसको होता है, जो बोरो करते हैं उनको होता है, जो बोरो करते हैं उनको होता है, बताया था ना। बिजनेसमैन को आप कितने दे रहे हो, 5 ब्याज दे रहे हो, वो बदले में आपको सिर्फ 4 ही ब्याज दे रहा है ना। तो जो आपके डेप्टर्स होते हैं, डेट्स जो लेते हैं, मतलब जो आपके लोन लेते हैं, उनको क्या होता है भाई, फायदा होता है। बट इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर्स, जिनको जैसे मान लो आपके आपने क्या किया, गवर्नमेंट को पैसे दिए, गवर्नमेंट के आपने क्या किए, बॉन्ड होल्ड किए, तो आपने पैसे दिए ना, जो देते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो ये क्या है भाई, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो देता है उसको थोड़ी फायदा होता है भाई, जो आपका लेता है, जो बोरो करता है, उसको फायदा होता है। ये देख लो CAPF 2021। अभी आप बोलोगे सर CDS का तो आ ही नहीं रहा, रुको भाई थोड़ा सा वेट करो, CDS के बहुत सारे दिखाता हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ, हर CAPF में क्वेश्चन आ रहा है। द अमाउंट बाई विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP इज कॉल्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP याद है आपको, यहाँ पे क्या होती थी, जनरल प्राइस लेवल होती थी, जनरल प्राइस लेवल। ठीक, जनरल प्राइस लेवल। अगर इससे ज्यादा आपकी जीडीपी हो गई, इससे ज्यादा आपकी जीडीपी हो गई, तो मैंने क्या कहा था भाई, जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। बताया था कि नहीं बताया था भाई, है जी। ये वाला आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। कुछ रिवाइंड हो रहा है चीजें या नहीं हो रही है। एक बार ना, जिनकी रिवाइंड नहीं हो रही है भाई, एक बार क्लास को वापस देख लेना। तो अब देखो, जीडीपी अगर एक्सीड कर जाएगी, मतलब क्या हो गई है भाई, लोगों के पास और ज्यादा पैसा आ गया, और ज्यादा पैसा आ गया, इससे ज्यादा पैसा आ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देख लो अब CDS के, CDS 1 2023। Which one of the following is the measure that can be used by the government for combating inflation? इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनमें से पहला देखो, इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, पुलिस एटसेट्रा। कि गवर्नमेंट क्या करते भाई, पुलिस डिफेंस पे और ज्यादा क्या करते, एक्सपेंडिचर करते, है ना। दूसरा देखो, प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, सब्सिडीज और ज्यादा दे दो भाई, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा मनी सप्लाई, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा भाई, दोनों केस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड FD। अब ये देखो, बहुत सोच समझ के आपके अगेन कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने के लिए देखो, अगर आपने सेविंग डिपॉजिट्स है या फिर FD आपकी, उस पे अगर गवर्नमेंट सपोज करो, बैंक वगैरह है, उसने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए, मान लो पहले देता था आपको 5%, अब देता है आपको 15%, तो आप और ज्यादा भाई पैसा डिपॉजिट करोगे ना, आप और ज्यादा पैसा डिपॉजिट करोगे, तो वो पैसा अगर बैंक के अंदर जाएगा तो मतलब खर्च नहीं हो रहा है, मनी सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। डी में देखो, CRR कम कर रहा है भाई, कम नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, CRR कैश रिजर्व रेशियो, है ना, उल्टा बोल दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई CDS 1 2023। अगेन देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसी ईयर का। द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड। बोला है कि जनरल प्राइस लेवल में अगर आपका सस्टेन जो डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, सस्ताई हो जाती है ना, मंदी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ CDS 1 2023। इनमें से कौन सी सिचुएशन इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आपकी कहलाई जाती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेकिंग सप्लाई, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, सप्लाई से ज्यादा हो जाए, क्या उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। एकदम सही भाई, यहीं पे आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो, 3 क्वेश्चन है एक एग्जाम में। ये देखो CAPF 2019 का क्या क्वेश्चन है, विच इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन ए क्रेडिट कार्ड लोन बियरिंग 24% पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। अब ये एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका कोई रेट निकालते हैं ना, इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट जो भी आपको दी होती है, ये जो रेट दी होती है, इसको बोलते हैं भाई नॉमिनल, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक, ये इंटरेस्ट रेट बिना इन्फ्लेशन को कंसिडर करके निकाली जाती है। वही एक होती है भाई रियल इंटरेस्ट रेट।
रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू होती है आपकी नॉमिनल से क्या कर दो, माइनस कर दो भाई इन्फ्लेशन। अगर डिफ्लेशन होता तो एड हो जाता। तो देखो 24 से मैंने 10 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया भाई 14, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वही वाला कंसेप्ट है वैसे जो बिजनेसमैन वाला अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट कहता है द सिचुएशन, अगेन देखो सीडीएस 1 2021 का है, सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलोंग विथ रैपिड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जो आपकी कोई इकोनॉमी के अंदर क्या हो रही है भाई, ग्रो हो रही है स्लोली अलोंग विथ रैपिड इन्फ्लेशन। अलोंग विथ क्या हो रही है भाई, रैपिड इन्फ्लेशन भी वहां पे हो रहा है। अब जहां पे रैपिड इन्फ्लेशन हो रहा था वहां पे मैंने आपको क्या कहा था भाई, वहां पे आपको क्या बताया था, इकोनॉमी तो क्या हो रही है भाई, स्लोली ग्रो हो रही है ना। और आपकी ये इन्फ्लेशन क्या हो रही है, रैपिड हो रही है। तो इनमें से सबसे बेस्ट देखो कौन सा है, क्या रिसेशन बोलते हैं उसको, नहीं भाई। क्या आपके डिफ्लेशन बोलते हैं उसको, नहीं भाई, डिफ्लेशन तो सस्ता ही होती है ना। क्या आपके स्टेग्नेशन कहते हैं या स्टेगफ्लेशन कहते हैं, तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई, स्टेगफ्लेशन पढ़ा था, याद है ना। तो सबसे बेस्ट आंसर यही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देख लो CDS 2 2024 इस बार का क्वेश्चन। इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110 इन 2022, पहले 2021 ईयर से 2022 ईयर का ये हो गया, एंड टू 132 इन 2023, देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। तो बताइए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मैंने अभी बताया इन्फ्लेशन रेट निकालना आपको करंट ईयर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले ईयर के रेस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा। अब देखो 2022 में कितना था आपका, 110 था, और 2023 में कितना हो गया भाई, ये हो गया 132। अब जब इन्फ्लेशन निकालोगे तो क्या करोगे, ऐसे कैलकुलेट करो कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, कितने का हुआ है, 12 का इंक्रीज हुआ है ओवर 110 मल्टीप्लाई 100, यही होगा भाई, यही होगा ना भाई। ठीक है जी, ओके, सॉरी सॉरी, 22 हो गए यार, है ना। आई थिंक ये मैंने पीछे भी आपकी एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो कैलकुलेशन भाई सॉरी फॉर दैट, है ना। मैंने वहां पे भी शायद 12 लिख दिया था, 22 होगा ना। देखो इंक्रीज 22 का हुआ है। अब 22 का इंक्रीज हुआ, ये कितनी बार घटेगा, ये 2 बार घटेगा। ओके, ये 2 बार घटा आपके, एंड 11 से घट किया मैंने, और ये 11 से घट करेंगे तो 10 बार घटेगा। जीरो से देखो जीरो घट गया, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा। ओके, क्लियर, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, काफी जगह दे रखा है। नेक्स्ट देखो, CDS 1 2024 का क्वेश्चन हर बार आ रहा है यार, हर बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ए प्राइस इंडेक्स कैप्चर द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ए कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। क्या जो आपका प्राइस इंडेक्स होता है, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स मतलब आपका जो WPI CPI है उसकी बात कर रहा है। इंडेक्स तो वही है ना भाई, प्राइस इंडेक्स तो वही है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या वो ये चेक करती है कि भाई आपका जो कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज है उसकी एवरेज प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, वही चेक करती है ना भाई, उसी को तो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है इफ द प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यूज 100 100 एंड 121 इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स रेस्पेक्टिवली, देन द इन्फ्लेशन रेट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर्स आर 10% एंड 21% रेस्पेक्टिवली। क्या ये आपका सही है। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकालने सिखाया था, यही क्वेश्चन देखो CDS 2 2024 में रिपीट हो गए, है ना। अभी देखो पहले कितना है भाई, 100 है, फिर कितना है 110 है, फिर कितना है 121 है। पहले मैं यहाँ का देख लूँ कितना इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ है ओवर 100 मल्टीप्लाई क्या किया 100 किया, तो ये कितना आया 10% है, यहाँ पे तो 10% है। यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है भाई, यहाँ पे आप बोलोगे सर 11 का इंक्रीज हुआ है ना, 11 का इंक्रीज हुआ और 110 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 11 से ये 10 बार कटेगा, जीरो से जीरो कटा तो ये तो अगेन 10% ही आया भाई, क्योंकि दो ही आपके ईयर का निकालेंगे। अब जिन बच्चों ने यहाँ से यहाँ निकाल लिया ना डायरेक्ट 100 से 121, उसने क्या कर दिया 21% निकाल दिया और क्वेश्चन क्या हो गया गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा ओनली 1, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन देखो CAPF 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है, पावर कंजप्शन पढ़ाया था, IIP जनरल इंडेक्स भी होती है बताया था, 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड भी आपका होता है। तो तीनों आपके क्या है, सही है ना। तो यार क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हाई यील्ड क्लास है ये। नेक्स्ट देखो, अगेन देखो CDS 2 2023, WPI हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2021-2022। अब 2021-22 में क्यों इंक्रीज हुआ, अब ये देखो उस टाइम की सिचुएशन थी तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा।
क्या शार्प इंक्रीज हो गए थे इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल? ऑब्वियसली हो गए थे, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ा था, सही है। डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड, देखो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती तो भाई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता भाई? है ना, लोग कोई खरीदने वाला ही नहीं होता। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट। ठीक, अब देखो दूसरा आपका गलत है, तो भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, डिसरप्शन हो गई थी रशिया यूक्रेन वॉर, हाई फ्रेट कॉस्ट, आपकी हाई फ्रेट कॉस्ट भी लग रही थी, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, अगेन देखो CDS 2 2019 का क्वेश्चन। इंडेक्सेशन एक मेथड यूज किया जाता है, किससे एसोसिएटेड है? तो मैंने क्या बताया था, फिक्सिंग ऑफ वेज कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है। ये लो CDS 2 2023 लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसका ना भाई आप आंसर बताना क्या होगा। ये एक आपका होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाना इसका। वैसे जवाब मैंने दिया था वाइल टीचिंग यू। तो आपसे क्या बोला है कि बताओ इनमें से क्या इफेक्ट्स होंगे आपके डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की, क्या क्या आपकी इफेक्ट्स होंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर बताना भाई कमेंट में, है ना, जरूर कमेंट में आंसर बताना। आई विल ट्राई नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और टॉपिक लेके आऊँ। अगेन हाई यील्ड टॉपिक होगा भाई, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उन पे आपको कमांड होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सी लाइक इकोनॉमिक्स से आपके सपोज करो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि भाई 10 क्वेश्चन तो आप सही करके हो, और 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है ना। अब साइंस आपकी छोटी है और उससे आपके क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो साइंस में टारगेट हाई होना चाहिए। जैसे CDS में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 आ रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 24 तो करके आऊँ क्वेश्चन। ठीक, जियोग्राफी अगेन हाई यील्ड टॉपिक पढ़ के जाइए, जियोग्राफी में अगेन 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 क्वेश्चन करके आऊँ। पॉलिटी से 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं सपोज करो, है ना, तो वहां पे आपका 2-3 तो टारगेट होना चाहिए कि 2-3 क्वेश्चन तो करके ही हूँ मैं वहां पे। बाकी रेस्ट सीन रहता है आपका करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, अगेन टारगेट होना चाहिए 7 से 9 क्वेश्चन मैं सही करके हूँ। अब इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री किसी की नहीं है। ओके, बट आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री में भी आप ऐसा है कि देखो अगर आपने एक बार रीडिंग लगाई तो 2-3 क्वेश्चन तो आप टैकल कर ही सकते हो, है ना, 2-3 क्वेश्चन तो टैकल कर ही सकते हो। तो यहीं से देखो आप क्या कर सकते हो यार, कट ऑफ निकाल सकते हो, है ना। देखो 24, 34, 44, 44 और 9, 12, 56, 57, 58 बना लेते हो ना क्वेश्चन, तो मतलब भाई आप लगभग 50 नंबर के क्लोज पहुंच गए हैं। अगर माइनस मार्किंग भी करके चलते हो तो आप लगभग कितना कर सकते हो, 40 कर सकते हो। एंड 40 तो बहुत हाई स्कोर है भाई GS के पेपर के अंदर, CDS एग्जाम के अंदर आज के टाइम में, है ना। इंग्लिश में भी तो करना है भाई स्कोर, इसीलिए तो इंग्लिश करवा रहा हूँ। देखो आपको YT पे चैनल्स मिलते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाने का इस बार सोचा था, है ना। क्योंकि देखो GS से सिर्फ पेपर नहीं निकलता भाई, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ GS से पेपर निकल जाएगा, तो बहुत गलत सोच रहे हो, पेपर इंग्लिश ही निकलवाएगा। बट ओवरऑल पेपर निकालना है तो GS भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको ऑलराउंडर बना रहा हूँ, ऑलराउंडर बनो भाई, ऑलराउंडर बनोगे तभी आप CDS निकाल पाओगे। एंड सेम अप्लाइज फॉर दी CAPF में मैथ्स भी करके जाओ यार, मैथ्स को अपनी वीकनेस मत बनो, है ना। क्या पूछ रहा है, नंबर सिस्टम पूछ रहा है और आपकी अर्थमेटिक पूछ रहा है, कुछ आपकी रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। एंड PDF आपको यहाँ मिल ही जाएगी भाई, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चैनल सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, रेस्ट SSB का बैच अभी भी अवेलेबल है भाई, जिनको फ्री क्लासेस देखनी है अपने ऑफिशियल एपीके पे अवेलेबल है, ऑन दी जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SSB का अभी भी वो फ्री बैच आपके 3-4 महीने और अवेलेबल है, क्योंकि आपके अभी SSB शेड्यूल है लाइक फरवरी मार्च वगैरह में। ठीक, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे अभी मैंने रील्स अपलोड करना स्टार्ट किया है रिगार्डिंग दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गई, तो वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको भी देखा करो और नोट डाउन किया करो, सिर्फ देखना नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, एट द एंड आई गारंटी यू आपका PDF में नाम आएगा एंड यू विल क्लियर इट। ओके, यू विल क्लियर इट। देखो मैंने ये SSB का इसलिए किया है भाई, देखो मोस्टली आपको रिटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं, आई वॉन्ट कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो सिर्फ रिटर्न में ना अटके रह जाए, क्योंकि मोस्टली जो स्ट्रगल रियल स्टार्ट होता है वो यहीं होता है ना। रिटर्न में मोस्टली बच्चे आप क्लियर कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या आती है भाई, दिक्कत आती है।
तो चैलेंज यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी फोकस करना है। ओके, रेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। बाकी क्लास बताना यार कमेंट में कैसी लगी, एंड आई विल ट्राई मोर कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ आपके क्लासेस के अंदर एंड क्वालिटी के अंदर। रेस्ट यू ऑल नो कितना इम्प्रूव किया है यार, कितना नहीं किया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकूँ। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।